नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज भारत के शहर शहर, नगर नगर हिंदुओं का जन सैलाब निकल पड़ा। आज इस सनातनी पवित्र भूमि की संतानों ने यह बता दिया कि हिंदुओं पर हुआ कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भारत हो या फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू युवा दीपू दास की जलती हुई लाश और उसके पास मजहबी नारे लगाती हुई कट्टरपंथी भीड़ को आज भारत के हिंदुओं ने ललकारा है। आज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह सख्त संदेश मिल गया है कि हिंदू भारत का हो या फिर बांग्लादेश का, हर हिंदू आपस में भाई भाई है और अपने किसी भाई के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सड़कों पर निकले हिंदुओं का संदेश लाउड एंड क्लियर था। संदेश यह कि सुनो मोहम्मद यूनुस, हिंदुओं के संयम की परीक्षा मत लो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अब सहन नहीं होगा। इसलिए आज पूरा सच में आपको बांग्लादेश के हिंदुओं के हक में खड़े हुए हर उस हिंदू की तस्वीर दिखाई जाएगी, हर उस हिंदू से मिलवाया जाएगा जिसने आज पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी एक हिंदू पर वार होता है तो चोट पूरे हिंदू समाज को लगती है। हमारी सनातनी एकता किसी नफरत से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से पैदा होती है। हम आक्रामक नहीं हैं लेकिन कायर भी नहीं हैं। हमने सहन करना सीखा है लेकिन मिट जाना नहीं सीखा है। तो आइए इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है। एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फिर से राजधानी ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में उथल पुथल मच गई है। इस माहौल में एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। 18 दिसंबर को उन्मादी भीड़ ने ईश निंदा के झूठे आरोप में हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग कर दी। इस घटना के विरोध में बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय सड़कों पर आकर इंसाफ की मांग कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हुई निर्मम हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा है, लोग आक्रोश में हैं और शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पांचों तस्वीर इस बात की गवाही दे रही हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों हजारों हजार कार्यकर्ता और समर्थकों ने आज राजधानी दिल्ली समेत देश भर के शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हवा में बैनर और तख्तियां लहरा रही थी जिन पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ सख्त संदेश लिखे हुए थे। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमा प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। भोपाल से लेकर कलकत्ता तक और हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक विश्व हिंदू परिषद के साथ अनेक हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सरेआम हत्याएं, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इसलिए इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तय की जाए। तो सबसे बड़ा और जोरदार प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को धक्का दे दिया। वे भारत माता की जय, यूनुस सरकार होश में आओ और हिंदू हत्या बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भीड़ में मौजूद लोगों को बैरिकेड के उस पार जाने से रोकने की कोशिश की। अपने हाथों में तख्तियां लिए लोग बांग्लादेश की सत्ता और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश में हुई घटना का गुस्सा प्रदर्शनकारियों के चेहरों और नारों में साफ नजर आ रहा था। आप भी सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हमारी भारत की सरकार से ये मांग है कि वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, वहाँ की सरकार पे डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए ताकि वह हिंदू हत्याएं बंद हो। बहुत हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। हम ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। बांग्लादेश के घुसपैठियों बांग्लादेश जाओ।
वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की यूनिट सरकार ये करने में विफल रहती है तो या तो ये सरकार जाएगी, नहीं तो बांग्लादेश के दो टुकड़े होंगे। तो कोलकाता में भी विश्व हिंदू परिषद और बोंगियो हिंदू जागरण के बैनर तले हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली गई। सियालदाह से शुरू हुई ये मार्च, ये यात्रा नारे लगाते हुए इसमें प्रदर्शनकारी भगवा झंडे थामे बांग्लादेश के उप उच्च आयोग कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बेकबगान इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने बल प्रयोग किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना उनका अधिकार है और पुलिस ने उनकी मांगों को दबाने की कोशिश की है। नहीं, यूनिस का सर्वेंट है, मोहम्मद यूनुस का एक नंबर का एकदम सर्वेंट बन गया। ये लोग बांग्लादेश का एकदम एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस, ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। महिलाओं के ऊपर, पुरुष तो है ही, सबके ऊपर ही वो लोग अटैक करने लगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भगा दिया गया। करपात्री जी महाराज को ऊपर लाठी बरसाया था, निश्चिन्ह हो गया इंदिरा गांधी। मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया गया, आपका विनाश अभिसंभावी है। तो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदू संगठन अब गुस्से में हैं। लेकिन इस मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि दीपू दास ने किसी मजहब का अपमान नहीं किया था, फिर भी उस पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर भीड़ ने हैवानों की तरह उसे मार डाला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दीपू दास पर लगाए गए ईश निंदा के आरोपों की अब तक कोई भी ठोस पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दीपू ने ऐसा क्या कहा या किया जिससे यह विवाद खड़ा हुआ। इस पूरे मामले में फैक्ट्री मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैनेजमेंट अगर समय रहते पुलिस को सूचना दे देता तो शायद दीपू की जान बच सकती थी, लेकिन इसके बजाय फैक्ट्री के सुपरवाइजरों ने उससे जबरन इस्तीफा लिखवाया और जो उसका वर्किंग प्लेस था, कार्यस्थल था, वहां से बाहर निकाला और उग्र इस्लामी भीड़ के हवाले कर दिया, जिसने दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी, शव को फांसी पर लटकाया और फिर आग के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालात कई घंटों तक बिगड़ते रहे, लेकिन फैक्ट्री मैनेजमेंट ने समय पर सूचना नहीं दी। जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह हत्या किसी अचानक भड़की हिंसा का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसमें साफ तौर पर साजिश, षड्यंत्र नजर आता है। खबर यह भी है कि दीपू ने हाल ही में फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन के लिए एक इंटरनल रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया था। उनके भाई अपूर्व विदास ने बताया है कि दीपू का अपने प्रमोशन को लेकर कई साथ काम करने वाले जो लोग थे, उसके सहयोगी, उनके साथ विवाद हुआ था। साजिश जो भी हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है कि उस पर कोई भी झूठा आरोप लगाकर मौत के घाट उतार सकता है। लगता है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जल रहा है और इस बीच शेख हसीना के एक और विरोधी नेता पर भयानक जानलेवा हमला हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलना में कल नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उठाकर खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में उनकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से खतरे के बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि मोतालेब सिकदर एनसीपी के खुलना डिवीजन के चीफ हैं और एनसीपी खुलना में एक मजदूर रैली आयोजित करने वाली थी। सिकदर इसी पर काम कर रहे थे। माफ कीजिएगा। उन पर हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया है और हमले के पीछे की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। आपको पता होगा कि जिन छात्रों ने
पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उन्हीं छात्रों ने एनसीपी का गठन किया है, जो फरवरी में होने वाले चुनाव में बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो अब तक एनसीपी के 2 नेताओं पर हमला हो चुका है, जिसमें उस्मान हादी की मौत हो चुकी है और दूसरा मोतालेब सिकदर गंभीर रूप से घायल है। बांग्लादेशी मीडिया में यह खबरें भी हैं कि आने वाले कुछ समय में और भी नेताओं पर इस तरह के जानलेवा हमले हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे किनका हाथ हो सकता है। आइए इस पूरी साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक हत्याओं और उसके बाद हुई हिंसा का कनेक्शन आने वाले चुनाव से हो सकता है। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और कई जानकारों का कहना है कि इन चुनावों को टालने के लिए यह साजिश रची गई है। यहां यह समझना भी दिलचस्प होगा कि अगर बांग्लादेश में चुनाव टल जाते हैं तो इसका फायदा किसे होगा। इसका सीधा फायदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को होगा और वो लंबे समय तक और ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे। आपको याद होगा कि यूनुस पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि वो चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी चुनाव की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मंशा जाहिर की थी, जिस पर बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी। यह तय है कि चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनेगी उसमें मोहम्मद यूनुस का कोई रोल नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस का कोई जनाधार भी नहीं है और वो चुनाव लड़कर अपनी जगह बचा भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस तरह से चुनाव उनके करियर को खत्म कर सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वर्तमान हालात में यूनुस बिना किसी उसके एक तरह से सत्ता में है, वो पूरी तरह से सत्ता में है, उनके पास पावर है, और वहीं दूसरी तरफ अंतरिम सरकार का बहाना बनाकर वो अपनी हर जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच जाते हैं। वहीं बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी ने भी आरोप लगाया है कि अशांति और विरोध की जो आग है उसे बढ़ाकर भड़काकर चुनाव में बाधा जो है, जो रुकावट है, वो पैदा की जा रही है। और यह आरोप सीधे सीधे यूनुस सरकार के ऊपर लगाया गया है। वहीं बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चुनाव टालने के लिए हिंसा को भड़का रही है। और कई जानकारों का यह भी मानना है कि राजनीतिक हत्याएं करवाकर बांग्लादेश के आम लोगों के बीच भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने की भी कोशिश हो रही है। और यूनुस सरकार पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुकी है, ऐसे आरोप है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए मेल इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यूनुस सरकार ऐसे लोगों को पनाह दे रही है और यहां तक कि सजा पाए आतंकियों को रिहा भी किया गया है। हसीना ने आगे कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों का असर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो चिंता की बात है। और ये न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि यूनुस सरकार बाहर की दुनिया को उदार चेहरा दिखा रही है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों को ताकत दी जा रही है। तो बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक हत्याओं के पीछे एक और बड़ा एंगल भी सामने आ रहा है। ऐसे कई सुराग मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का हाथ हो सकता है। दरअसल 12 दिसंबर 2025 को हादी को गोली मारने वाले जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है फैजल करीम मसूद, और करीब उसे जो मसूद है जो उसने गोली मारी है हादी को, से करीब 1 साल पहले नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर 2 केस लगाए गए थे, पहला जबरन वसूली का और दूसरा अवैध हथियार रखने का। इसके बाद मसूद को दोनों केस में कोर्ट से जमानत मिल गई और वो 21 फरवरी 2025 को जेल से बाहर आ गया। और अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हैरानी की बात है कि फरवरी 2025 में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के एक बड़े नेता और जाने माने वकील शिशिर मुनीर ने मसूद के लिए जमानत याचिका दायर की थी और उसे मुनीर ने दोनों केस में जमानत दिलवा दी। जाहिर है कि हादी के हत्यारे मसूद और जमात इस्लामी में कोई ना कोई लिंक जरूर है और यही आरोप बीएनपी की वरिष्ठ नेता
नीलोफर चौधरी मोनी ने एक डिबेट में लगाया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। এটা শিশির মনির দুইবার তাকে আপনার জামিন করিয়েছে এবং শিশির মনির এই কাজগুলো করেছে। আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনি অসত্য বলছেন। কায়সার কামাল সহযোগী ছিল, সহযোগী উকিল। আমি একজন উকিল হিসেবে বলি, আপনার সময় বলবেন প্লিজ, আপনি বলবেন। আপনার নিয়ম কি? নিয়ম হচ্ছে উকিল, আপনি যদি উকিল থাকেন, আপনি একা পারলেন না, আপনি মনে হলো আরো 5টা নিতে পারেন। আপনি আপনার আসামি পক্ষ বা বাদী পক্ষ যদি চায় হ্যাঁ আরো 10টা উকিল নেও, সমস্যা নাই, টাকা কোনো ম্যাটার না, আপনি নিতে পারেন। তো সেইখানে কায়সার কামাল বা তার আরেকজন সহযোগী, সেটাও বিএনপি। এবং এইখানে কিছু কিছু উকিলের ক্ষেত্রে আমি বলি, হায়ারে যে উকিলগুলা যায়, হায়ারে সেই উকিলগুলো আওয়ামী লীগের সময় আওয়ামী লীগের উকিলরাও বিএনপির হায়ারে নিছে। কেন নিছে? যাতে জামিনটা হয়। ঠিক এখনো বিএনপির একটা উকিল নিছে, কিন্তু মেন যে উকিল, মেন যে দুইবার বের করছে, তাকে কি বের করছে? কারা বের করছে? 17 লক্ষ টাকা নিয়ে ধরা খাইলো 1 মাসের মধ্যে। কিভাবে আমরা আসামিদের ধরা পড়তে দেখি। तो बांग्लादेश में अराजकता न केवल चरम पर है, बल्कि यह देश हिंदुओं के लिए जीवित नर्क भी बन चुका है। हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद मजहबी भीड़ ने एक और हिंदू युवक को निशाना बनाया है। खुलना में एक हिंदू रिक्शा चालक गोविंद विश्वास के साथ मारपीट की गई है। गोविंद का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मजहबी कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने वाले बांग्लादेश में अपनी कलाई पर लाल कलावा यानी हिंदुओं का पवित्र धागा पहनने का अपराध किया था। उसके हाथ में कलावा देखते ही मजहबी भीड़ ने भड़क गई और उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक गोविंद के गले और सीने में चोटें आई हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में गोविंद को गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है। वो पुलिस से कहता सुनाई देता है कि वो एक साधारण रिक्शा चालक है, उसे छोड़ दिया जाए। अब जब मामला सामने आया तो उसे दबाने के लिए इलाके की पुलिस गोविंद पर भारतीय जासूस होने के आरोप लगा रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, उसकी गूंज अब 7 समंदर पार भी पहुंच गई है। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के 4 दिन बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी सांसदों और संयुक्त राष्ट्र ने अब बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी हिंसा पर चिंता जताई है और इस बीच भारतीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने भी यूएनओ में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में बांग्लादेश सरकार पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आप भी सुनिए विनीत जिंदल ने क्या कहा। हम लोगों ने बड़े लंबे समय से देखा है किस तरह से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं। इसी तरह का एक इंसिडेंट अभी 4 दिन पहले हुआ, जहां पे दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू माइनॉरिटी की किस तरह से पुलिस स्टेशन से निकाल कर उसकी हत्या कर दी। इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार इस तरीके की हरकतें करें, लेकिन पूरे विश्व में कहीं से भी कोई ऐसा एक्शन या बांग्लादेश के ऊपर या बांग्लादेश सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू जो बांग्लादेश में रहते हैं उनका जान और माल सुरक्षित है। इसी को लेकर आज एक याचिका जो है वो मैंने यूएनओ के समक्ष प्रस्तुत की है, रजिस्टर कराई है, जिसमें मैंने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार जो है उससे ये आग्रह किया जाए कि हिंदू जो बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ साथ इस पूरे मामले में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार वहां हो रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और भारत से कम 4 लोग उस डेलीगेशन के जो इन्वेस्टिगेशन करे उसमें होने चाहिए, जिससे सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह का भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया नहीं जाएगा बांग्लादेश सरकार के लिए या इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए। लेकिन इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं अपनी आदत के मुताबिक। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया करार दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर करारा पलटवार किया। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। और इसलिए तुम्हारा पुराना जो चरित्र है, चाहे वो मोहन शर्मा का कांड हो, तब भी आपने आतंकवादियों का साथ दिया था, SIR मोहन शर्मा का साथ नहीं दिया। बंबई बम ब्लास्ट में भी आपने आतंकवादियों का साथ दिया था। आपको जब जब भी मौका मिला तो आतंकवादियों को जी कहकर सम्मानित किया। और आज भी आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे जलाए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को में आग लगाई जा रही है, उनके बारे में, उनके समर्थन के बारे में बोलने की बजाय वह आतंकवाद को और कट्टरपंथी इस्लामी टेररिस्ट को, उनको आप सहारा दे रहे हैं और उनके प्रवक्ता बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या का पूरा सच। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से पूरा सच में स्वागत है। आपको यह तो पता ही होगा कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तब इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रहा हो या फिर आज का बांग्लादेश, हिंदू हमेशा यहां पे असुरक्षित रहा है। शेख मुजिबुर रहमान और शेख हसीना के दौर के अलावा हमेशा बांग्लादेश एक तरह से हिंदुओं के लिए नर्क के समान रहा है, और इसकी गवाही देते हैं यहां की घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या के आंकड़े। आइए जनसंख्या के कुछ आंकड़ों के जरिए देखते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा। इन आंकड़ों के मुताबिक आजादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% हिंदू आबादी थी, और आजादी के बाद 1951 में यहां हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थी 22%। 1961 में हिंदुओं की आबादी हो गई 18%। इसके बाद अगली जनगणना हुई 1974 में, तब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, और इस साल हिंदुओं की जनसंख्या यहां पर पाई गई 13%। और 2022 में जारी हुए एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बची है सिर्फ और सिर्फ 8%। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।